बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम सीपीसी का 44वां लेक्चर देखेंगे और आज हम ऑर्डर 6 को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने रूल 1 पढ़ा था और उसमें हमने लिस्ट ऑफ विटनेस के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि विटनेसेस दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट विटनेसेस, एक होते हैं ऑफिशियल विटनेसेस या कॉल्ड विटनेसेस, कॉलिंग विटनेसेस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि अब रीसेंट अमेंडमेंट के बाद जो प्राइवेट विटनेसेस हैं उनको पार्टी ने अगर लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं भी दी तो वो कोर्ट में पेश कर सकती है, लेकिन अगर वो कॉलिंग विटनेसेस हैं तो फिर विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट उनको पेश नहीं किया जा सकता। आज हम कुछ आगे चलते हैं। आज हमने बहुत अहम पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ आपसे गुजारिशात करनी है। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर के लिए इस लेक्चर को पॉज करके तो मेरी वालदा के लिए अगर आप सूरत फातिहा और दुरूद शरीफ पढ़ सकें तो आपका मेरे पे एहसान होगा। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको फ्यूचर स्टडी प्लान के बारे में बता दूं। अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो जजेस हैं वो एक डे में एक ही जज साहब जो हैं वो अपना लेक्चर डिलीवर किया करेंगे, ताकि सारे लोग जो हैं वो सारे जो लोग हैं वो एक ही लेक्चर को कंसल्टेशन के साथ सुना करें। तो मैं आपको इस वक्त सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो यानी फिलहाल जो है हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसका सेकंड लेक्चर देखेंगे, थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे। इसी तरह सीपीसी के ये लेक्चर अब 3 दिन लगातार मैं आपको लेके चलूंगा और उसके बाद फिर कोई और जैसा आपको लेके चलेंगे। स्टडी प्लान जो है वो आपको ऑब्वियसली मिल गया होगा। अच्छा, आप लोगों का बड़ा इशू था सर, जो व्हाट्सएप पे क्लासेस होती हैं उनको कैसे ज्वाइन करना है। तो उसके लिए जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक पेज का लिंक दिया होगा, हाउ टू ज्वाइन फेसबुक पेज। अच्छा, उस पे व्हाट्सएप का ऑप्शन है, जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आगे आपको जो डेली क्लासेस होती हैं जजेस की ले रहे होते हैं, वो कोचिंग कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, वहां पे आप ऐड हो जाएंगे। और एक आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले किसने मेरा लेक्चर देखा, किसने पढ़ा। अप्रिशिएट भी किया करें। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस लेक्चर का, बल्कि मेरा कोई भी लेक्चर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो, स्पेसिफिकली इफेक्ट का हो या सीपीसी का हो, उसके लिए ज़रूरी है कि बेर एक्ट आपके पास हो और इसके अलावा अगर आपको नोट्स दिए गए हैं, प्रिंटेड नोट्स आपके पास हों, अगर दिए गए हैं तो इसके अलावा एक कॉपी और एक पेन आपके पास हो। इसके अलावा जो मैं बोल रहा होता हूँ उसको आप खुद लिखा करें। जब आप पूरे लेक्चर को, एक मेरे ऑडियो लेक्चर को, वीडियो लेक्चर को आप कागज पे उतार लेते हैं तो फिर उसको याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। लास्ट टाइम भी हमने ऑर्डर शुरू करने से पहले एक स्कीम देखी थी। रूल 1 जो है वो समनिंग ऑफ विटनेस बाय अ पार्टी है, जबकि रूल 7 और 14 जो है समनिंग ऑफ द विटनेस बाय द कोर्ट इटसेल्फ एट इट्स ओन मोशन है। रूल 2 से 4 जो है वो जो उसके एक्सपेंसेस हैं एक विटनेस को जिसको कोर्ट के थ्रू तलब किया जा रहा है उससे डील करता है। रूल 5 और 6 जो है वो एक समन के फॉर्म, जो कंटेंट्स होते हैं उसके बारे में है। रूल 7A और 8, 9 जो है वो सर्विस ऑफ समन के बारे में है और रूल 10 से लेके 21 जो है वो कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस के बारे में है। तो इससे पहले कि मैं आपको लॉ पढ़ाऊं, मैंने बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसी एग्जांपल्स या ऐसा तरीकेकार, ऐसी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बनाई है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो तलबीदा गवाह यानी ऑफिशियल विटनेस जिसको कोर्ट के थ्रू तलब किया जा रहा है उसको तलब करने का तरीकेकार क्या है। अगर मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो गया तो फिर उसके बाद जब लॉ पढ़ूंगा तो आपको बड़ा इजी लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो ये है ना कि वो जो लिस्ट ऑफ विटनेस उसने दी है
पार्टी ने कोर्ट में दे दी है, लिस्ट ऑफ विटनेस कोर्ट में क्या कर दी, जमा करवा दी है। अब जब उसकी एविडेंस की स्टेज आई है तो उसने क्या करना है, वो विटनेस को तलब करवाना है, जो कि वो कोर्ट के थ्रू क्या करवाना चाहता है, तलब करवाना चाहता है। अच्छा, अगर तो वो खुद से पेश कर सकता है फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो विटनेस, लिस्ट ऑफ विटनेस भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कोर्ट के थ्रू तलब करवाना चाहता है तो जो भी डेट एविडेंस की होगी उससे 14 दिन कबल वो कोर्ट को क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा और कहेगा कि जनाब मेरी लिस्ट ऑफ विटनेस में ये वाला जो गवाह लिखा हुआ है इसको तलब किया जाए। अब ये आपके सामने एक एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। अगर मैं आपको ये एप्लीकेशन दिखा सकूं तो इसमें आप देखें कि उसने जो है वो ये है, इसमें वो एप्लीकेशन में ये कह रहा है कि जी कि ये दावा उन्वाने वाला जेर समात है ये कि साहिल मुद्दला हस्बे झैल गवाह को फर्ज शहादत कैसे के लिए तलब करवाना चाहता है जिसकी इजाजत मतलूब है। नीचे लिखा है एल कार रिकॉर्ड कीपर दफ्तर मुहाफज खाना हाल बहावलपुर और साथ में रिकॉर्ड लिखा हुआ है और फिर ये कि दादा मंजूर और गवाह का खर्चा जमा कराने की इजाजत दी जाए, ठीक है। अच्छा, ये एप्लीकेशन उसने क्या की है, उसने दे देनी है। ये एप्लीकेशन उसने कोर्ट में दे दी कि जनाब मेरा एक गवाह है उसको तलब करने की इजाजत दी जाए। अच्छा, ये एप्लीकेशन वो कितने दिन पहले देगा, कम से कम जो शहादत की डेट है उससे 14 दिन पहले देगा। कोर्ट उस पर क्या करेगी, कोर्ट उस पर ये करेगी कि कोर्ट ये करेगी, ये देखिए बाद अज रिपोर्ट एलमत पेश हुए। कोर्ट ने क्या किया है, एक यानी उसने एक एप्लीकेशन दी है कि जनाब ये मेरा विटनेस था तो मैं इसको तलब करवाना चाहता हूं, तो कोर्ट ने उसके ऊपर एलमत से रिपोर्ट तलब की है। एलमत से रिपोर्ट तलब इसलिए की गई है कि वो रिकॉर्ड देख के ये बताए कि जिस विटनेस को ये तलब करवाना चाह रहा है क्या वो उसकी लिस्ट ऑफ विटनेस में शामिल भी है या नहीं है। यानी आर्डर 16 रूल 1 के तहत उसने वो एप्लीकेशन जो है उस एप्लीकेशन में उसने जो है वो इस विटनेस का नाम भी है या ऐसे ही उसका खर्चा जमा करवाने के लिए आ गया है, ठीक है। अच्छा, कोर्ट की इस एप्लीकेशन के ऊपर एलमा रिपोर्ट करेगा, गुजारिश है कि दावा मानने वाला अदालत हाजा में जेर समात है के अंदर तरीक पेशी ये है। अब साहिल ने दरखास्त बराए इजाजत खाल खर्चा एक कस गवाह गुजारी है, गवाह का नाम दाखिल करता फिस गवाहान में मौजूद है, लीजिए उसने रिपोर्ट कर दी, ठीक है। और नीचे ये लिखता है एलमत, आगे एलमत अपना नाम लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एलमत की कोर्ट ने एलमत से रिपोर्ट तलब की, एलमत ने रिपोर्ट दे दी। अब कोर्ट ने क्या किया, ये देखिए नीचे लिखा है अलाउड एज पर लॉ बी ए नेक्स्ट, यानी मैं इसको जो है वो ये जो एप्लीकेशन है इसकी मंजूर करता हूं और ये जो है वो कानून के मुताबिक इस पे फर्दर कार्रवाई हो। अच्छा, उसके बाद फर्दर कार्रवाई क्या होगी, जब एलमा रिपोर्ट कर देगा कोर्ट उसको अलाउ कर देगा तो वो एप्लीकेशन जाएगी किसके पास, वो एप्लीकेशन जाएगी कि जो नाज़र होगा ना उसके पास जाएगी। अब वो नाज़र क्या करेगा, वो अपने रजिस्टर में उसका इंदराज करेगा, इधर नंबर हो जाएगा, ठीक है, आगे डेट हो जाएगी, जमा जिसने जमा जो पैसे जमा करवाना आया है यानी गवाह का खर्चा जमा करवाने आया है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अदालत का नाम आ जाएगा, आगे केस का अनुमान आ जाएगा, आगे खर्चा कितना है गवाह का वो आ जाएगा और फिर आगे गवाह का खर्चा जो है वो आगे यहाँ पेशी आ जाएगी कि अंदर पेशी कौन सी है। अब ये जो गवाह का खर्चा जो है ये हाई कोर्ट ने एक एक्सपेंसिव स्केल दिया होता है, उसके मुताबिक जो है वो डिटरमिन होता है कि एक गवाह का खर्चा कितना होता है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो फिर वो टीएडीए वाले सर्विसेज रूल्स हैं वो फिर उसके मुताबिक यानी एक दिन की उसकी सैलरी और प्लस टीएडीए इस तरह से करके वो बनता है, तो वो उसका जो है ना वो खर्चा कैलकुलेट करके तो वो पार्टी जो होगी उससे वो खर्चा क्या ले लेगा, नाजर क्या कर लेगा, वसूल कर लेगा उससे वो खर्चा, ठीक है, और इस तरह से उसकी एंट्री कर देगा। अच्छा, ये देखें जब वो अपने इस रजिस्टर में एंट्री कर लेगा ना तो फिर वो उसी एप्लीकेशन के नीचे ये वाला नंबर लगाएगा, रजिस्टर नंबर इतना, मोरखा इतना, खर्चा एक जमाशुद।
तो ये वो जब लगा देगा, ये एप्लीकेशन उसको वापस दे देगा, तो अब वो क्या करेगा, अब वो पार्टी जो है वो समन लेके गुआ के और उसके साथ तलबाना, वो प्रोसेस फी जैसे आपको पढ़ाया था, एक डिफेंडेंट का तलबाना लगता है, फर तलबाना भी आपको दिखाई थी वो, और साथ में वो ड्राफ्ट लगा के समन का, तो वो क्या करेगा, कोर्ट के पास चला जाएगा। कोर्ट ये वाली रिपोर्ट देखने के बाद वो समन के ऊपर क्या कर देगा, साइन कर देगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो समन या तो कोर्ट की ही एजेंसी ले जाएगी या एक पार्टी खुद भी वो समन लेके जा सकती है। ये हम आगे चल के जो है वो क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये वो समन का स्पेसिमन है, ये बेसिकली अपेंडिक्स बी और उसका फॉर्म 13 है जो एंड पे दिया हुआ है। और ये समन भी पढ़ने से तल्लक रखता है, क्योंकि आगे मैंने जो आपको पढ़ाना है वो इसमें चीजें लिखी हुई हैं। बनाम आगे उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मज़कूरा वाला मुकदमा में वो आगे वो मुद्दई का नाम की जानब से, यानी जिसकी मुद्दले या मुद्दई की जानब से, ठीक है, के लिए। अच्छा, अब ये जो खाली जगह है, यहाँ पे लिखना है कि आपकी शहादत के लिए आपकी मौजूदगी दरखास्त है या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए आपकी मौजूदगी दरकार है। देखिए मेरी बात सुने कि विटनेस, एक विटनेस वो हो सकता है जो शहादत देने आ रहा है, या वो विटनेस नहीं बल्कि एक सिंपल बंदा हो सकता है जो एक जिससे एक डॉक्यूमेंट मंगवाया गया है, या वो विटनेस भी हो सकता है और साथ में उसको रिकॉर्ड लाने का भी कहा जा सकता है। मसलन पटवारी को कहा जा सकता है कि आप बतौर गवाह हमारा रिकॉर्ड आए। ठीक है, तो डेट्स आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आपकी मौजूदगी दरकार है, इस दस्तावेज के जरिए आपको मोरहाब, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समन के अंदर टाइम, डेट एंड प्लेस लिखा होना चाहिए कि ताकि उसको पता हो कि मैंने कहाँ पे जाके पेश होना है इस अदालत के रूबरू असालतन पेश होने के लिए। और इसके साथ अच्छा, और अपने हमरा लाने या इस अदालत को भेजने के लिए तलब किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। रुपए की रकम जो एक दिन के लिए आपको सफरी व दीगर अखराजात और गुजर औकात के लिए अपने हमरा लाने या इस अदालत को भेजने के लिए तलब किया जाता है। अच्छा, जो उसको तलब कर रहे हैं आप, टाइम डेट प्लेस बता रहे हैं, तो वो जो खर्चा आपने जमा करवाया था पार्टी ने, उसके बाद नाजर ने, वो अदालत का नुमाइंदा या अगर पार्टी खुद जा रही है वो खर्चा साथ लेके जाएगी और वो वहां जाके उसको खर्चा क्या करवाएगी, वसूल करवाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बता दूं कि जो विटनेस का समन है उसकी भी बिल्कुल ऐसे ही उस पे प्रोसीडिंग होगी जैसे कि ऑर्डर 5 में हमने पढ़ा था कि उसको पेश किया जाएगा, दूसरी परत पे उसके साइन लिए जाएंगे। ठीक है, अगर वो इनकारी होगा तो इनकारी की रिपोर्ट कोर्ट में आके क्या करवा दी जाएगी, जमा करवा दी जाएगी। अच्छा, अगर आप कानूनी उज़र के बगैर इस हुक्मनामे की तामील में नाकाम रहे तो आप पर मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर 16 के कायदा 12 में तहरीर करदा अदम हाजिर के नताइज का इतलाक होगा। ये हम पढ़ेंगे, ये क्या है, मेरे दस्तखत तो अदालत की मोहर के साथ मोरखा को जारी किया गया। तो ये एक समन का जो है वो स्पेसिमन है, जो कि जब वो मसलन एप्लीकेशन उसकी इजाजत की मंजूर हो जाएगी खर्चा जमा करवाने की, और जब खर्चा जमा हो जाएगा तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, ये वाला समन जो है इसको जारी करेगी। ठीक है, अच्छा, उसके दो हिस्से हैं। ये था जब शहादत के लिए आप किसी को बुला रहे हैं, दूसरा ये है कि अगर आपको सिर्फ दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया है और गवाही देने के लिए तलब नहीं किया गया, तो अगर आप मज़कूरा बाला दिन वक्त पर इस अदालत में वो दस्तावेज पेश करवा देते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपने समन पर अमल दरामद कर दिया है। अगर मज़कूरा बाला दिन के बाद भी आपको पाबंद किया जाता है तो मुकर्रर दिन के बाद हर पेशी होने के आपको रुपए की रकम अदायगी की जाएगी। अच्छा, अब क्या है जी कि ये जो है ये नोट दिया जा रहा है, बेसिकली ये इसी का हिस्सा है, इसी का ही हिस्सा है। तो इसके अंदर उसको बताया जा रहा है कि भाई अगर तो आपको शहादत के लिए नहीं बुलाया गया है, सिर्फ दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया है, तो अगर आप वो दस्तावेज अदालत में पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दें, तो इसका मतलब ये होगा आपने उस पर अमल कर लिया। और फिर उसको ये भी बताया जा रहा है कि आप उस दिन के लिए पाबंद हैं और उस दिन का खर्चा आपको दे दिया है। अगर उसके बाद भी आपको खर्चा देना पड़ा, आपको रहना पड़ा या मुकर्रर करना पड़ा, तो हर दिन में पेश होने के लिए आपको इतने पैसे अदा किए जाएंगे। तो अच्छा, अगर आप में से कोई एडिशनल सेशन जज की तैयारी कर रहा है
या कोई डेप्थ में पढ़ना चाहता है इसको, तो फिर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 चैप्टर 5 है, विटनेसेस ऑफ सिविल कोर्ट, इसको प्लीज आप लोग जो है वो जरूर देखें, तो आप और ज्यादा नॉलेज जो है वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब हम आ जाते हैं, अब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये जो लेक्चर है आज का समझना, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकली वो सारी चीजें जो है वो दिखा दी हैं। तो अब मैंने आपको सिंपल रीडिंग करवानी है और आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बड़ा ही इजी था। अच्छा, वैसे तो आज हमने रूल 2 पढ़ना है, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर के लिए जो हमने पिछले लेक्चर में रूल 1 पढ़ा था उसका मैं सब सेक्शन 3 से शुरू करने लगा हूँ। अब आप फर्ज करने की लिस्ट ऑफ विटनेस अदालत में आ गई है। अच्छा, ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट, अब आपके सामने वो जो मैंने प्रैक्टिकली चीजें दिखाई है ना, वो अब आपके सामने एक मूवी की तरह चलेंगी। ऑन एप्लीकेशन टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट इन दिस बिहाफ द पार्टी में ऑब्टेन समन फॉर पर्संस हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड इन कोर्ट। क्यों जी, समझ आ गई? एप्लीकेशन दे के कोर्ट से समन लिए जा सकते हैं। Provided and no summons shall be issued for service on a person under Rule 8 unless an application in this behalf is made not later than 14 days prior to the date fixed for hearing of the suit and the necessary expenses for summoning of such persons are deposited। देखिए मेरी बात सुने, एक जो तलबीदा गवाह है ना, जो तलबीदा गवाह है वो जो है वो कोर्ट के थ्रू भी तलब हो सकता है और वो पार्टी खुद भी जा सकती है। अगर पार्टी खुद जा रही है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर 14 दिन की फिर तो एप्लीकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो पार्टी कोर्ट से समन उसके करवा ले साइन और खुद चली जाए। लेकिन अगर वो जो है वो मसलन अगर वो कोर्ट के थ्रू तलब करवाना चाह रहे हैं तो फिर कम से कम 14 दिन पहले कोर्ट को एप्लीकेशन देनी होगी और साथ में उसके जो ज़रूरी खर्चे हैं वो समन no summons shall be issued for service on a person under Rule 8 unless an application in that behalf is made not later than 14 days prior to the date fixed for hearing of the suit and the necessary expenses for summoning of such persons are deposited। देखिए, एप्लीकेशन उसने देनी है, विदाउट टाइम लिमिटेशन वो दे सकता है अगर वो खुद जा रहा है तलबी करवाने के लिए। लेकिन अगर वो कोर्ट के थ्रू तलबी करवाना चाहता है फिर उसको 14 दिन पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसको खर्चा भी नाजर के पास क्या करवाना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। अगर वो खुद जा रहा है तो फिर टाइम की भी जरूरत नहीं होगी और खर्चा भी वो उसको डायरेक्ट वहां जाके दे सकता है। अब रूल 2 है, expenses of witness to be paid in court on applying for summon। The party applying for a summon shall, before the summon is granted and within a period to be fixed, pay into court such a sum of money as appear to the court to be sufficient to defray the travelling and other expenses of the person summoned in passing to and from the court in which he is required to attend and for 1 day attendance। देखिए, वो जो खर्चा जमा होगा वो सिर्फ एक दिन के लिए होगा। अगर उसके बाद उसको मजीद रुकना पड़ जाता है गवाही के लिए तो वो आगे रूल 4 पढ़ेंगे कि कोर्ट उसके अलहदा से उसको पैसे दिलाएगी। ठीक है, तो होप आपको जो ये सब रूल 1 है उसकी जो समझ आ गई है कि अगर पार्टी जो है वो चाहे खुद से उसको तलब करवाना चाहती, खुद जाके तलब करवाएगी या वो जो है वो कोर्ट के थ्रू उसको, कोर्ट की एजेंसी के थ्रू उसको तलब करवाएगी, उसको खर्चा जो है वो क्या करवाना होगा, जमा करवाना होगा। और अगर वो कोर्ट की एजेंसी के थ्रू उसको तलब करवाना चाहती है तो फिर उसको कम से कम पार्टी को 14 दिन पहले खर्चा जमा करवाना होगा। When applying for a summon for any of its own officer, government will be exempted from the operation of the class 1। जब गवर्नमेंट पार्टी हो और गवर्नमेंट ही अपने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को बुलाना चाहती है तो उस सूरत में कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, कोई एक्सपेंसेस वगैरह नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफिसर को बुलाया जा रहा है उसकी प्राइवेट कैपेसिटी में या एक प्राइवेट पार्टी उसको तलब कर रही है तो उस सूरत में उसको जो है वो उसके एक्सपेंसेस जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो उसको जो है वो जरूर मिलेंगे। तो होप कि आपको समझ आ गई कि जो पार्टी तलब करवाना चाह रही है उसको पार्टी के खर्चे जो हैं वो समन के लिए अप्लाई करते वक्त कोर्ट में क्या करवाने होंगे, जमा करवाने होंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसका सब रूल 2 है, वो कहता है एक्सपर्ट इन डिटरमिनिंग द अमाउंट पेएबल अंडर दिस रूल द कोर्ट में इन द केस ऑफ एनी पर्सन समन टू गिव एविडेंस एज एन एक्सपर्ट allow reasonable remuneration for the time occupied both in giving evidence and in performing any work of expert character necessary for the case। देखिए,
अगर किसी एक्सपर्ट को बुलाया है तो एक तो वो था ना कि उसके आने जाने के वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो थे वो थे, उसकी डाइट मनी थी। लेकिन अगर वो एक्सपर्ट को बुला रहे हैं तो उसका वो एक्सपर्ट के आने का और उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसके स्टेटस के हिसाब से कोर्ट उसकी रिम्यूनरेशन जो है वो अलहदा से मुकर्रर करेगी। और वो मतलब किसी सीनियर कौंसल को बुला लिया गया है, किसी डॉक्टर को बुला लिया गया है, किसी एक्सपर्ट को बुला लिया गया है, तो कोर्ट उसकी न्यूमिनेशन अलहदा से करेगी और उसके आने जाने के एक्सपेंसेस जो कि पहले जमा हो चुके होंगे वो अलहदा से होंगे। ठीक है। Scale of expenses. Where the court is subordinate to a high court, regard shall be had in fixing the scale of such expenses to any rules made in that behalf. और ये rules मैंने आपको उधर जो बताया है ना, मैंने आपको ये बेसिकली इसी के नीचे जाके जो है वो रूल्स दिए गए हैं स्केल के बारे में। तो अगर आप में से कोई बंदा जो है वो इन रूल्स को देखना चाहे तो ये न्यूमरेशन वाला आ गया, तो उसके बड़े कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर आ जाएंगे। ये देखिए नीचे उसका फिर वो स्केल दिया हुआ है। इन्हीं हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की बात वो यहाँ पे जो है वो कर रहा है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब रूल 3 में आ जाएगा, टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू द विटनेस। द सम सो पेड इनटू द कोर्ट शैल एक्सेप्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बी टेंडर टू द पर्सन समन्ड एट द टाइम ऑफ सर्विंग द समन इफ इट कैन बी सर्व पर्सनली। अब जब अदालत का प्रोसेस सर्वर या पार्टी खुद से उस गवाह को बुलाने चली गई है, तो जब उसको सर्व कर रही होगी उसी वक्त ही उसको पैसे क्या करेगी, पे करेगी। जैसा कि हमने समन के अंदर भी देखा था कि इतने पैसे आपके लिए भेजे हैं। When the person summoned is government servant, the sum so paid into the court shall be credited to government. When the person summoned in a government servant, ठीक है, the sum so paid into the court shall be credited to the government. ये क्या बात है, ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होगा ना उसको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो अपना लहदा से वो जो टीएडीए के रूल्स हैं उसके तहत कर लेगा, लेकिन पार्टी से वो पैसे लेके क्या किए जाएंगे, गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाए जाएंगे। अच्छा, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो क्या हैं? वो in case in which government servant have to give evidence at a court situated not more than 5 miles from their headquarter, actual travelling expenses incurred by them may, when the court consider it necessary, be paid to them. अब गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसे दिए जा सकते हैं बजाय इसके कि सरकारी खजाने में जमा करवाए जाएं अगर वो 5 माइल से ज्यादा के फासले से आया है। A government servant whose salary does not exceed ₹10 पर मैन may receive his expenses from the court। और अगर कोई ऑफिसर है उसकी पे जो है वो कम है तो उसको भी कोर्ट एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट दिला सकती है बजाय इसके कि गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाए जाए। रूल 4 ये है, प्रोसीजर वेयर इनसफिशिएंट सम पेड। ठीक है, where it appear to the court or to such a way as implied in the above that the sum paid into the court is not sufficient to cover such expenses or reasonable remuneration, the court may direct that such further sum to be paid to the person summoned, or when such person is a government servant to be paid into the court as appear to be necessary on the account, and in case of default in payment may order such sum to be levied by attachment and seal of the immovable property of the party obtaining the summon, or the court may discharge the person summoned without requiring him to give evidence, or may both order such levy and discharge such person as aforesaid। बच्चों वेरी सिंपल, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर पार्टी की तरफ से पे करदा खर्चा डाइट मनी कम है, न्यूमरेशन कम है, तो कोर्ट पार्टी को कह सकती है आप मजीद पैसे पे करें, और अगर एक दिन से ज्यादा के लिए उसको रुकना पड़ रहा है तो कोर्ट उसको मजीद पैसे जो है वो पे करने के कह सकती है। और अगर वो पैसे पार्टी पे नहीं करेगी तो फिर वो उसके अगेंस्ट जो है थ्रू एग्जीक्यूशन जो है उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको अटैच करके, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, वो पैसों को रिकवर कर सकती है। ठीक है,
अब रूल सब इसका रूल सब रूल 2 है, एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस डिटेन मोर देन 1 डे, वेयर इट नेसेसरी टू डिटेन द पर्सन समन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 1 डे, द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑर्डर द पार्टी एट हुज इंस्टेंस ही वाज समन टू पे इनटू कोर्ट सच सम एज इट सफिशिएंट टू डिफरे द एक्सपेंसेस ऑफ detention for such further period, and in default of such deposit being made, may order such sum to be levied by attachment and sale of the movable property of such party, or the court may discharge the person summoned without requiring him to give evidence, or may both order such levy and discharge such person as aforesaid। इसी तरह अगर कोर्ट ने एक दिन से ज्यादा के लिए गवाह को रोक लिया तो कोर्ट उसको मजीद पैसे पे करने के लिए कहेगा पार्टी को। अगर पार्टी नहीं देगी तो कोर्ट फिर वो रिकवरी कर सकती है उस प्रॉपर्टी की को मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करके, और अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर कोर्ट पार्टी को गवाह को भी कह सकती है कि जाओ घर, मैंने तुम्हारी शहादत नहीं लिखनी, यही इस पार्टी की सजा है। और कोर्ट दोनों ऑर्डर भी कर सकती है कि गवाह को भी घर भेज दे और उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर ले। तो होप आपको रूल 4 की समझ आ गई है। रूल 5, टाइम प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस टू बी स्पेसिफाइड इन समन। देखा समन के अंदर लिखा हुआ था ना टाइम, डेट एंड प्लेस जहां गवाह ने पेश होना था। एवरी समन फॉर अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट शैल स्पेसिफाई द टाइम एंड प्लेस एट विच ही इज रिक्वायर्ड टू अटेंड एंड आल्सो वेदर हिज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग अटेंडेंस और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और फॉर बोथ पर्पसेज, एंड एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट which the person summoned is called on to produce shall be described in the summon with reasonable accuracy। और फिर समन में ये लिखा होगा कि कब कहाँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए या शहादत चाहिए या दोनों काम होंगे, तो ये सारी चीजें उसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी दिए होंगे। ये सारी चीजें जो है वो समन के अंदर जो है वो क्या होंगी, क्लियर होंगी। समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अच्छा, any person may be summoned to produce a document without being summoned to give evidence, and any person summoned merely to produce a document shall be deemed to have complied with the summon if he causes such document to be produced instead of attending personally to produce the same। अगर किसी बंदे को एक डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए सिर्फ बुलाया जा रहा है, उसको शहादत के लिए नहीं बुलाया जा रहा, तो वो अपने किसी नुमाइंदे को भी अगर भेज देगा वो डॉक्यूमेंट दे के, तो यही समझा जाएगा कि उसने उस समन की कंप्लायंस कर दी है। रूल 7 जो है ये बेसिकली कोर्ट की पावर है किसी भी बंदे को, द पावर टू रिक्वायर पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट मे बी रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट देन एंड देन इन हिज पोजेशन ऑफ पावर। कोर्ट किसी भी पार्टी को कह सकती है चलो ये डॉक्यूमेंट पेश करो। रूल 7 है सर्विस ऑफ समन बाय पार्टीज। देखिए पार्टीज बेसिकली जो है लेजिस्लेशन जो है उसकी इंटेंशन ये है कि जो कोर्ट की अपनी एजेंसी है बैल वगैरह उन पे प्रोसेस सर्वर उस पे बोझ कम हो, तो उसके लिए ये है कि एक पार्टी खुद से भी समन लेके जा सकती है। सर्विस ऑफ समन बाय पार्टी एक्सेप्ट वेयर इट अपीयर टू द कोर्ट दैट अ समन अंडर दिस ऑर्डर शुड बी सर्व्ड बाय द कोर्ट इन द सेम मैनर एज अ समन टू द डिफेंडेंट, द कोर्ट शैल मेक ओवर फॉर सर्विस ऑल समन अंडर दिस ऑर्डर टू पार्टी अप्लाइंग देयरऑफ। अगर कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि वो खुद से वो समन जारी करवाएगी रूल 8 के तहत, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज कोर्ट जो है वो जो कोई भी समन होगा वो पार्टी को भी दिया जा सकता है कि आप इसकी तलबी करवा के आओ। द सर्विस शैल बी इफेक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टी बाय डिलीवरिंग और टेंडिंग टू द विटनेस इन पर्सन ए कॉपी देयर ऑफ साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंटेड दिस बिहाफ एंड सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। तो पार्टी को उसी तरह स्टैंपे लगा के समन पकड़ा दिया जाएगा। रूल 16 and 18 of order 6 shall apply to someone personally served under this rule as though the person affecting service were a serving officer। ठीक है। अच्छा, और वो जो पार्टी खुद से समन लेके जा रही है वो बिल्कुल ऐसे ही सर्विस करवाएगी जैसे कि प्रोसेस सर्वर करवाता है। और वो रूल 16 और 18 आपको याद होगा कि अगर वो उसको मिल जाता है तो एक पर तो उसको टेंडर करेगा, उसकी बैग पे उसके साइन करवाएगा, विटनेसेस डालेगा, तरफैन बनाएगा, मोबाइल नंबर लिखेगा, सेल्फी बनाएगा और फिर वो कोर्ट में दे देगा। ठीक है। और अगर वो उसको नहीं मिलता या वो पार्टी लेने से इनकार कर देती है तो उस सूरत में वो क्या करेगा कि वो और रूल 18 ये है कि वो उस पर एक एफिडेविट देगा या कोर्ट में पेश होके अपना बयान देगा कि उसने कानून के मुताबिक सारे तकाजे जो थे वो सर्विस के वक्त मुकम्मल किए थे। ठीक है। उसके बाद रूल 8 है। रूल 7 ये था
कोर्ट पार्टी जाके तलबी करवाएगी। अब है विटनेस की तलबी कोर्ट के थ्रू। एवरी समन अंडर दिस ऑर्डर नॉट बीइंग अ समन मेड ओवर टू अ पार्टी फॉर सर्विस अंडर रूल 7A of this order shall be served as near as may be in the same manner as summon to a defendant, and the rules in order 5 as to proof of service shall apply thereto। लो जी, ये बता रहा है कि जो है वो कोर्ट जो है वो कोर्ट खुद से भी उसके समन उसको भेज सकती है, और फिर उसकी सूरत में जो रूल ऑर्डर 5 है वो बिल्कुल उसके ऊपर क्या करेगा, अप्लाई करेगा, उसके तहत उसका प्रूफ आएगा। रूल 9 ये है टाइम फॉर सर्विंग समन। Service shall in all cases be made a sufficient time before time specified in summon for the attendance of the person summoned to allow him to reasonable time for preparation and for traveling to the place at which the attendance is required। जब समन बंदे को भेज दिए जाएंगे तो फिर कोर्ट उसको इतना टाइम जरूर देगी कि वो जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाए। ये नहीं होगा कि बंदा कराची में हो तो आज उसको समन मिले हैं और अगले दिन उसकी जो है वो शहादत हो, तो कोर्ट उसको सफिशिएंट टाइम देगी कोर्ट में पेश होने का। तो ये था रूल 9। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने रूल 2 से लेके जो है वो हमने जो है वो रूल जो है वो 9 तक देखा है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, कमेंट जरूर करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।